हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से। तो एक एक करके देखेंगे कौन से सवाल मानचित्र पर आधारित हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आजकल परीक्षाओं में मानचित्र पर आधारित सवालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो उसका अभ्यास भी जरूरी है और अभ्यास के साथ आप आसानी से उत्तर का जवाब दे सकेंगे, ये कॉन्फिडेंस आपको आता रहेगा। तो इसी क्रम में देखते हैं कि करके सबसे पहले वो सवाल देखते हैं जो हमने आपसे पहले यानी कि पिछले सप्ताह पूछा हुआ था। पिछले सप्ताह हमने आपसे सवाल किया था कि आप बताइए कि सत्रिया नृत्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। सत्रिया असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। फिर उसके बाद यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों और तालों पर आधारित है। यहाँ पर विकल्प है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब क्या है, चलिए एक एक करके चीजों को देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जो सत्रिया नृत्य शैली है वो कितनी पुरानी है। तो वह 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है और वह पूर्वोत्तर भारत में असम में है, वैष्णव मठों में आती है। ये सत्रिया शैली में नृत्य करती हुई महिलाओं की फोटो है। अब देखिए, असम में जो नृत्य बहुत ही प्रमुख है, एक तो सत्रिया नृत्य है और उसके अलावा एक है बिहू। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, सत्रिया भी और बिहू भी। अब यहां पे देखिए, पहली बात क्या स्टेटमेंट में कही है कि सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है, तो बिल्कुल ये बात सही है। दूसरी बात कही है तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों और तालों पर आधारित है। तो देखिए बात को समझिए, यह जो है वैष्णववाद जो हिंदू धर्म की शाखा है उससे संबंधित है, और यानी कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतार उन पे यानी कि राम और कृष्ण की पूजा पर आधारित है। और इन पर आधारित नृत्यों की ही यहाँ पर आप सामने झलक देख सकते हैं फोटो के रूप में। अब यहाँ पे से देखिए कि जब बात यह स्पष्ट हो गई कि वैष्णववाद से संबंधित है, और वह वैष्णववाद की कौन सी धर्म की शाखा है हिंदू धर्म के अंतर्गत, तो एकाशरण धर्म या इसी को 17 धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म के अंतर्गत ही है 17 धर्म, इसी को वैष्णववाद का एक रूप कह सकते हैं। इसके अंतर्गत किसने शुरू किया था, श्रीमंत शंकर देव जी ने। तो श्रीमत शंकर देव जी ने एक 17 धर्म शुरू किया, जो कि वैष्णववाद के एक शाखा के रूप में समझ सकते हैं, हिंदू धर्म की शाखा के रूप में समझ सकते हैं। तो यहां पर जो दूसरा स्टेटमेंट है जो कहता है कि यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित है, तो ऐसा नहीं है। उनके गीतों पर यहाँ पर नृत्य नहीं होता है। तो यह वैष्णव धर्म से है, एकदम स्पष्ट रहेगा, याद रहेगा। सत्रिया नृत्य असम, बिहू के साथ ये भी असम भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए उत्तर क्या है, कितने इसमें सही है, केवल एक सही है, दूसरा वाला सही नहीं। तो आप क्या बोलेंगे, ए यहाँ पे हमारा सही जवाब हो गया। चलिए अब आगे आते हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल है, हाल ही में सुर्खियों में रहा अपर सियांग परियोजना के कारण आदि जनजाति के 300 से अधिक गांव जलमग्न हो गए। यह परियोजना किस राज्य को समर्पित है। अब देखिए सवाल में क्या क्या जानकारी है ये समझिए। अपर सियांग परियोजना ये पता होना चाहिए। उसके बाद ये देखना है कि आदि जनजाति, अपर सियांग परियोजना, इसका कनेक्शन कहाँ मिलता है। और 300 से अधिक गांव जलमग्न हो गए, इसका मतलब है कि इस परियोजना की वजह से कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति बन रही है। अब सवाल में यही पूछ रहा है किस राज्य को समर्पित है। तो सही जवाब क्या है, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और असम। ये हमारा सही जवाब कहां से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से है। यहां पर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। अब मामले को समझिए, यहां पर देखिए अपर सियांग एक क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश में, और यहीं पे एक नदी है सियांग नदी जो मानसरोवर से आती है। अब बात की जाए इस सियांग नदी के बारे में, तो यहीं पर इस सियांग नदी में एक प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट है, और इसी की वजह से क्या हो रहा है, उसके पास के क्षेत्र में जो आदि जनजाति है वहां के गांव जलमग्न हो गए और उनके विस्थापन के लिए कोई खास प्रयास भी अभी तक नहीं हुआ, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो इसी वजह से यह चर्चा में था, तो आपको पता रहे ये कहाँ पे है। तो इसका सही जवाब है सी, अरुणाचल प्रदेश। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भीमबेटका से संबंधित है। भीमबेटका शैलाश्रयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहली बात कि यह मध्य प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है जो प्रागैतिहासिक पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल तक फैला हुआ है। दूसरा है सतपुड़ा पर्वत की तलहटी में स्थित है। फिर यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है।
3 बातें हैं, कितनी बात इसमें सही है ये जानना है कि कौन सा या कौन से सही है। हो सकता है एक ही सही हो, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात कि मध्य प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है जो प्रागैतिहासिक पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल तक फैला हुआ है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रागैतिहासिक काल से यहाँ पे हम देखते हैं कि चित्रों की मानव द्वारा बनाए गए चित्र इन शैलाश्रयों में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में ही है भीमबेटका। मध्य प्रदेश में यह कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में रायसेन एक जिला है, रायसेन में भीमबेटका है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखें तो यह सतपुड़ा पर्वत की तलहटी में है। अगर सतपुड़ा पर्वत की जगह यहां पर एक दूसरा पर्वत होता, कौन सा पर्वत होता, ये देखिए विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, तो फिर बात सही होती। सतपुड़ा में नहीं है, दोनों मध्य प्रदेश में उपस्थित हैं, लेकिन विंध्य में है भीमबेटका। ये वो शैल चित्र हैं जिनकी बात हो रही थी, जो इन भीमबेटका शैलाश्रयों में देखने को मिलते हैं और प्रागैतिहासिक काल से देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद देखिए, तो पहला तो सही था ही, दूसरा वाला भी सही है, सॉरी दूसरा वाला गलत है क्योंकि विंध्या पर्वत में नहीं है, यह सतपुड़ा पर्वत यहाँ पे लिखा है। सही जवाब क्या होगा, विंध्य पर्वत। अब आगे देखिए, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है, यह बात भी बिल्कुल सही है, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल यह मध्य प्रदेश में है। तो ऐसी स्थिति में पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा सही है, तो 2 सही है, दूसरा वाला गलत है। तो कौन से सही है, 1 और 2 नहीं होगा, 1 और 3, यानी कि सी हमारा सही जवाब होगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विझिंजाम समुद्री बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री बंदरगाह का नाम क्या है, विझिंजाम समुद्री बंदरगाह। एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। यह तमिलनाडु में स्थित अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। दूसरा है, बंदरगाह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान को कम करने के लिए प्रमुख शिपिंग लेन के लिए एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान कर सकता है। और उसके बाद तीसरा है, बंदरगाह में गहरे ड्राफ्ट की क्षमताएं हैं। अब समझिए बात को, एक एक स्टेटमेंट के आधार पर पता चलेगा कौन सा या कौन से कथन इसमें सही है विकल्पों के लिए। अब देखिए ये है कहां पे, सबसे पहली बात, विझिंजाम समुद्री बंदरगाह जो है वह तमिलनाडु में नहीं है, वह केरल में है, इस जगह पे है। अब यह जो समुद्री बंदरगाह है तमिलनाडु में नहीं है, केरल में है। तो आप देखिए कि यहां से मान लीजिए कोई यूरोप से आगे चलता है और उसके बाद सुएज नहर को पार करते हुए कोई जहाज आता है, ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह विझिंजाम में पहुंचता है और उसके बाद कहीं उसको मुड़ना नहीं पड़ेगा, यहीं से वो आगे बढ़ जाएगा और आगे श्रीलंका से होते हुए साउथ ईस्ट एशिया में पहुंच जाएगा और आगे भी यह पहुंच जाएगा। इसकी पहुंच देखिए कहां तक, तो ये रास्ते में पड़ता है। तो जो बात यहाँ पे देखिए कही है, पहली बात तो हम समझ गए कि तमिलनाडु में है नहीं, पहली है केरल में। ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है, बहुत बड़ा बंदरगाह है ट्रांसशिपमेंट में। बंदरगाह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान को कम करने के लिए प्रमुख शिपिंग लेन के लिए व्यवहार विकल्प प्रदान कर सकता है। जो बात मैंने आपसे कही कि आप देखिए इसमें तो व्यवहार विकल्प है क्योंकि ये रास्ते में ही पड़ता है, प्रमुख शिपिंग लेन है एक और रास्ते में ही है, कहीं मुड़ना नहीं, अलग से कहीं जाना नहीं अंदर की तरफ। तो इसकी वजह से यह दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा देखिए, पहला वाला तो गलत था, दूसरा सही है। तीसरा देखिए, बंदरगाह में गहरे ड्राफ्ट की क्षमताएं हैं। गहरे ड्राफ्ट की क्षमताएं मतलब देखिए ये जो ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, तो ये पोर्ट जो है यहाँ पे जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, जहाँ पे सामानों से लदा हुआ जहाज रहता है, तो वहां पर पानी की गहराई ज्यादा चाहिए ऐसे बंदरगाह में। तो ये वो बंदरगाह है जहां पर गहराई ज्यादा है पानी की, इसलिए बड़े बड़े जहाज आ सकते हैं। इस वजह से हम देखें तो इसमें तीसरा वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, पहला वाला गलत है क्योंकि उसके लिए होना क्या चाहिए था वहां पे, तमिलनाडु की जगह केरल। तो कौन सा सही है, तो ऐसे में देखेंगे कौन से या कौन सा में से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे केवल 2 और 3 यानी कि बी हमारा सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गोल्डन लंगूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक लुप्त प्राय प्राइमेट है जो केवल उत्तर पश्चिमी असम, भारत और दक्षिणी भूटान में पाया जाता है। फिर उसके बाद इसे IUCN द्वारा लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब यहां पे देखिए ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। अब यहाँ पे गोल्डन लंगूर को पहले देख लीजिए, ये गोल्डन लंगूर है। ये चर्चा में क्यों है अभी गोल्डन लंगूर, क्योंकि एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है क्वेंगजांग दोरजी, भूटान के व्यक्ति हैं। गोल्डन लंगूर के संरक्षण के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया है, इसी वजह से इन्हें ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी हाल ही में मिला है।
ग्रीन हॉस्कर पुरस्कार, जिसको हम लोग विटली पुरस्कार कहते हैं। तो विटली पुरस्कार इन्हें मिला है हाल ही में, इस वजह से गोल्डन लंगूर चर्चा में। ये पत्ते खाने वाले जानवर हैं। अब गोल्डन लंगूर से संबंधित यह सवाल है, तो एक लुप्त प्राय प्राइमेट है जो केवल उत्तर पश्चिमी असम, भारत और दक्षिणी भूटान में पाया जाता है, ऐसा कहता है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये वो क्षेत्र है, भूटान में पाया जाता है। उसके अलावा देखें तो इस क्षेत्र में असम में कुछ मात्रा में और कुछ मात्रा में सिक्किम में पाया जाता है, यानी कि भारत में पाया जाता है, भूटान में पाया जाता है, यहीं पे ये मिलते हैं। देखिए उत्तर पश्चिमी असम, ये तो ठीक है, ये हमें नक्शे में भी दिख गया। भारत और दक्षिणी भूटान, दक्षिणी भूटान में मिलता ही है, उत्तर पश्चिमी असम में मिलता ही है, हमने देख लिया सर्कल में, भूटान और असम आसपास थे, दोनों में हमने सर्कल में लगाया हुआ था। उसके अलावा सिक्किम में मिलता है। अब चूंकि यहाँ पे देखिए भारत लिख दिया है, तो भारत में ही तो वह असम का क्षेत्र है, सिक्किम का क्षेत्र है, तो मिलता है वहां पे भी। तो इस प्रकार से देखें तो ये पूरा स्टेटमेंट सही है। एक लुप्त प्राय प्राइमेट जो कहता है, दूसरे स्टेटमेंट में आइए देखिए, आयुसीएन द्वारा लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो इसको आयुसीएन ने लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बहुत कम क्षेत्र में देखने को मिलता है, इसी क्षेत्र में, इसके अलावा और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और यही पूछ रहा है कौन सा या कौन से सही है, तो हम कहेंगे 1 और 2 दोनों, यहाँ पे सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। हाल ही में खबरों में रही चिंकू ला सुरंग निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ती है? जास्कर घाटी और लाहौल, पीर पंजाल रेंज और काराकोरम रेंज, शिवालिक रेंज और काराकोरम रेंज, गुवाहाटी और जास्कर घाटी। सही जवाब क्या है? सही जवाब है ए, जास्कर घाटी और लाहौल। जास्कर घाटी और लाहौल को जोड़ रही है चिंकू ला सुरंग। और देखिए ये अभी जो है शुरू नहीं हुई है, अनुमान है कि 2025 में यह शुरू हो जाएगी। अगर 2025 में चिंकू ला सुरंग शुरू होती है तो दुनिया की सबसे ऊंची, यानी कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर और सबसे ज्यादा लंबाई में मौजूद रहने वाली सुरंग होगी चिंकू ला सुरंग। और देखिए ये किन्हें जोड़ती है? जास्कर घाटी और लाहौल को। अगर हम राज्यों की बात करें तो यह जो चिंकू ला सुरंग है, यह लद्दाख और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के बीच में एक बेहतर कनेक्टिविटी को बनाने में कामयाब रहने वाली है। तो यह याद रखिएगा, लेह से दारचा तक की दूरी आसानी से तय हो सकेगी क्योंकि एक सीधी कनेक्टिविटी बन जाएगी। तो याद रखें यहाँ पे सवाल का जवाब जास्कर और लाहौल, ये तो हो गए, इन्हें जोड़ती है चिंकू ला सुरंग है। 2025 में अभी शुरुआत होने वाली है, अभी काम चल रहा है। और जो मैंने आपको बताया, दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर और लंबाई में रहने वाली सुरंग हो जाएगी, अभी नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मैंग्रोव स्थल भारत में स्थित है? पिचवरम, सुंदरबन, मालवान, कोरिंगा या रामनाथ। इन पांचों में आप देखिए और बताइए मैंग्रोव वन भारत में कौन कौन से स्थित है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है कि केवल 2, 3, 5 है, केवल 1, 3, 5 है, 2, 3, 4, 5 है, या 1, 2, 3, 4, 5। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से मैंग्रोव स्थल हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। तो मैंग्रोव स्थल सबसे पहली बात ये कहाँ पे होंगे? जहाँ पे समुद्र तट है वही होंगे। तो मैंग्रोव स्थल जितने भी हमने नाम देखे हैं, पिचवरम, सुंदरबन, मालवान, कोरिंग और रामनाथ, देखते हैं हमें कहाँ कहाँ क्या क्या मिलता है। सुंदरबन देखिए, तो ये पश्चिम बंगाल में मिल गया, विकल्प में था सुंदरबन, ये हमें मिल गया। फिर उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, कोरिंग। तो कोरिंग कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, ये भी हमें मिल गया, कोरिंगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर पिचवरम देखिए, पिचवरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में, पिचवरम हमें मिल गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मालवान, मालवान देखिए कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, मालवान हमें मिल गया। फिर रामनाथ भी तमिलनाडु में है, ये हमें मिल गया। पांचों मिल गए। और ये जितने नाम आपके सामने हैं और भी बहुत सारे हैं, जो प्रश्न में थे वो प्रमुख थे, और ये हमें पांचों के पांचों मिल गए। तो उत्तर क्या होगा? डी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गलवान घाटी रणनीतिक रूप से पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन के बीच स्थित है। फिर उसके बाद गलवान नदी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर श्योक नदी से मिलती है। एक एक करके देखते हैं, पता चलेगा जैसे हमें कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला वाला देखिए कि गलवान घाटी रणनीतिक रूप से पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन के बीच स्थित है या नहीं। चलिए अब देखिए, ये आपके सामने लद्दाख का नक्शा है। अब आप देखें इस क्षेत्र से अगर एक लाइन खींची जाए इस प्रकार से, तो यह जो होगा यह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होगा, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूर्व में यह अक्साई चीन का क्षेत्र है, और उसके बाद ये लद्दाख का बाकी का क्षेत्र है। अब आप देखें तो इसी में बीच में आप देखें तो आपको दिखाई देगा गलवान घाटी।
तो गलवान घाटी जो है वह जो स्पष्ट रूप से लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन के बीच में है। तो पहला वाला हमारा सही है। दूसरा वाला, गलवान नदी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर श्योक नदी से मिलती है कि नहीं। अब देखिए, ये गलवान रिवर है, एलएसी पे पहुंचने के बाद श्योक नदी इधर से आती है और इनकी मुलाकात होती है, यानी कि इसका मतलब हुआ ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो जवाब क्या होगा? सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। चलिए आगे अगले सवाल पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा महादेवी वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? गोवा, उत्तराखंड, असम या महाराष्ट्र? तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? महादेवी वन्यजीव अभयारण्य अभी जो है वर्तमान में, अगर आपको ध्यान में होगा, हमने इस पर एक बार चर्चा पहले भी की है कि क्यों यह चर्चा में था। तो फिलहाल के लिए चलिए वो भूल भी गए हो, नदी जल विवाद था, तो इसी से संबंधित एक नदी जल विवाद था, इसकी सहायक नदी से संबंधित था, जिसके बीच में गोवा और महाराष्ट्र के बीच में विवाद चल रहा था। लेकिन चलिए महादेवी पे आ जाते हैं। कहां पर है? वह है गोवा में, यानी कि सही उत्तर हो गया ए। अब उसके बाद देखिए, यहां पे गोवा है और यह जो है कर्नाटक से पानी आता है, कर्नाटक से पानी आता है। तो अब कर्नाटक से जब यह पानी आता है तो आगे कहां जाता है? गोवा में, फिर उसके बाद समुद्र में। तो महादेवी वन्यजीव अभयारण्य जो है एक महादेवी नदी है, उस नदी के नाम से ही वन्यजीव अभयारण्य का नाम पड़ा है दरअसल। तो एक नदी है जो कर्नाटक से आती है और कर्नाटक से गोवा पहुंचती है, और गोवा में जो वन्यजीव अभयारण्य वहां पे है उसे हम कहते हैं महादेवी वन्यजीव अभयारण्य। तो देखिए आप समझ जाइएगा, जो सवाल कहता है वन्यजीव अभयारण्य, उसका संबंध एक नदी से भी है, और इसी को मंडावी या मंडोवी नदी कहते हैं। जिस मंडोवी नदी के किनारे एक टापू है जिसपे हम कहते हैं कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य है। तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य का संबंध किससे है? तो इसी महादेवी नदी से है, जिसे मंडोवा या मंडावी नदी कहते हैं। और अब आप समझ गए कि यही महादेवी वन्यजीव अभयारण्य का संबंध किस नदी से था, किस राज्य में है, कहाँ से यह नदी शुरू होती है, सब चीजें आपको स्पष्ट हो गई हैं। तो याद रखिएगा कि इससे जुड़ी हुई जो भी अन्य जानकारी है जो आपने पिछले एपिसोड में कवर की है, कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ याद आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, सतलुज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत में एकमात्र ट्रांस हिमालयी नदी है। यह सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में सबसे लंबी है, जो पंजाब, जिसका अर्थ है 5 नदियों को उसका नाम देती है। फिर है लुहरी स्टेज 1 जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिलों में सतलुज नदी पर स्थित है। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं। केवल 1, केवल 2, उपर्युक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।